क्या होता है जब एक माँ जो स्टेशन के किनारे भीख मांग रही होती है, अपनी बच्ची को गोद में लिए भूख से कांप रही होती है, और तभी उसके सामने एक काली एसयूवी आकर रुकती है। कोई नजरें नहीं फेरता, कोई दया नहीं दिखाता, लेकिन इस एसयूवी से उतरने वाला शख्स सवाल नहीं करता, बस सीधा कहता है, मेरे साथ चलो, खाना मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, और तुम्हारी बेटी के लिए दूध भी। क्या होता है जब उस मां का नाम जरीन होता है, जिसकी किस्मत में सिर्फ धोखा, भूख और दरिंदगी लिखी गई थी, और सामने खड़ा होता है आदित्य सरीन, एक ऐसा पुलिस अफसर जो खुद अपने अतीत से टूटा हुआ होता है, पर फिर भी किसी और को जोड़ने की जिद में जी रहा होता है। क्या होता है जब एक बच्ची की मुस्कान दो अधूरी जिंदगियों को जोड़ देती है, जब एक मां का डर इंसाफ की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है, और क्या होता है जब इस लड़ाई में सामने होते हैं बड़े नेता, व्यापारी, जज और एक पूरा सिस्टम जो सालों से गरीबों की जमीन, इज्जत और हक निगलता आया है। क्या होता है जब कोर्ट के कटघरे में एक भीख मांगने वाली औरत खड़ी होकर पूरे सिस्टम को झुका देती है, सिर्फ अपने सच, अपने आंसू और अपनी बेटी के लिए। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है स्टेशन की गंदगी से, लेकिन खत्म होती है उस जगह जहां इंसाफ की सबसे पवित्र आवाज गूंजती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये इंसाफ का सामना है, एक मां की लड़ाई है, और एक अफसर की कसम कि अब हर जरीन को उसका हक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हां, कमेंट बॉक्स में आप अपने शहर और अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि जब हम आपके और आपके शहर के नाम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। रेलवे स्टेशन के पास की गलियों में हवा भी किसी पुराने गुनाह की तरह छुपती छुपाती बह रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, और रेलवे ट्रैक के पार एक टूटा फूटा लाउडस्पीकर धीमी आवाज में पुराना भजन बजा रहा था, जैसे कोई ऊपर वाला इन बस्तियों के लिए उम्मीद बांध रहा हो। लेकिन इन बस्तियों में उम्मीद भी किराए पर मिलती थी, और वो भी वक्त पर लौटानी पड़ती थी। एक छांव जैसी झोपड़ी के पास फटे पुराने दुपट्टे में लिपटी एक लड़की बैठी थी, गोद में एक छोटी बच्ची। भूख से रोते रोते अब बस सुबक रही थी। लड़की का नाम जरीन था, उम्र मुश्किल से 20-22, लेकिन चेहरा वक्त से कहीं ज्यादा पुराना, जैसे दर्द ने उसका चेहरा घिसकर मिट्टी बना दिया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में थकान तो थी, लेकिन हार नहीं। जरीन सड़क के किनारे बैठी थी, हाथ में एक कटोरी जिसमें दिन भर की कमाई, 3 सिक्के, एक 15 रुपए का नोट और एक टूटी चूड़ी पड़ी थी। लोग आते जाते उसे देख भी नहीं रहे थे, जैसे वो कोई दीवार हो। तभी दूर से एक काली एसयूवी आती दिखी। हाई बीम लाइट्स ने जैसे उस सुनसान अंधेरे को चीर दिया हो। गाड़ी धीरे धीरे उसके पास रुकी, टायरों की घरघराहट जैसे किसी गहरे फैसले का संकेत दे रही थी। गाड़ी की खिड़की नीचे हुई। अंदर बैठा शख्स कोई आम आदमी नहीं था। वो न पुलिस की वर्दी में था, न किसी अफसर जैसी ठसक में। सफेद शर्ट, काले ट्राउजर और हल्की दाढ़ी, पर उसकी आंखें जैसे उनमें बहुत कुछ जल चुका हो। थकी हुई पर जिंदा। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी आवाज में ठहराव था। जरीन चौंकी। इस तरह किसी ने उसे पहली बार इतने सीधेपन से देखा था। कोई सवाल नहीं, कोई घिन नहीं, बस देखना। जब जरीन, उसने झिझकते हुए कहा। बच्ची तुम्हारी है? उस आदमी ने पूछा। जरीन ने बच्ची को और कसकर सीने से चिपका लिया। हां, मेरी आंचल है। उसने कुछ सेकंड तक जरीन को देखा। कोई तरस नहीं था उस निगाह में, बस समझ। शायद वो आदमी खुद भी कहीं टूटा था। भूखी हो? उसने फिर पूछा। जरीन ने सिर झुका लिया। खुद की हालत का जिक्र करना उसे हमेशा छोटा महसूस कराता था। बैठो गाड़ी में। जरीन की सांस अटक गई। इतनी जल्दी, इतने सीधे, इतने शांत शब्दों में? कहां? उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे घर, खाना है, गर्म बिस्तर है, बच्ची के लिए दूध भी मिलेगा। जरीन को लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी पर दांव लगाया हो। उसके अंदर कुछ टूटा, डर और राहत एक साथ उठी। पैसे लगेंगे क्या?
आदमी मुस्कुराया। पहली बार नहीं, सिर्फ इतना भरोसा चाहिए कि मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं। जरीन अब भी गाड़ी के अंदर नहीं बैठी थी। उसके अंदर की औरत, जिसकी जिंदगी ने भरोसे को जहर बना दिया था, रुकावट बन रही थी। लेकिन उसकी गोद की बच्ची आंचल अब रोना बंद करके बस एकटक उस आदमी को देख रही थी, जैसे उसे समझ आ गया हो कि ये कोई आम रात नहीं। आदमी ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। चाहो तो खिड़की के पास बैठो, गेट खुला रहेगा, डर लगे तो उतर जाना। जरीन खड़ी रही, फिर एक सांस भरी, जैसे कई सालों का दर्द उसने अब खींचकर फेफड़ों में लिया हो। फिर वो बच्ची को गोद में लिए गाड़ी में बैठ गई। एसयूवी ने फिर से गति पकड़ी, उस स्टेशन की बदबूदार गलियों को पीछे छोड़ती हुई। गाड़ी में सन्नाटा था। बच्ची मां के सीने से लगी सो गई थी। जरीन खिड़की से बाहर झांक रही थी। शहर की रोशनी अब चमकदार और साफ दिख रही थी, जैसे जिंदगी का एक नया पन्ना खुल रहा हो। तुम्हारा नाम? उसने धीरे से पूछा। आदित्य। आदित्य सरीन, जवाब आया। क्या करते हो? पुलिस में हूं। जरीन एकदम से खामोश हो गई, जैसे कोई पुराना डर जाग गया हो। मत घबराओ, आदित्य ने कहा। मैं वो वाला पुलिस नहीं हूं जो सवाल करता है, मैं सिर्फ वो हूं जो जवाब ढूंढ रहा है। जरीन को समझ नहीं आया ये किस तरह का आदमी है। एसयूवी एक बंगले के सामने रुकी। कोई शानदार जगह नहीं, लेकिन साफ, शांत और ठंडी। गेट के ऊपर कोई नेम प्लेट नहीं थी, बस एक पुरानी सी बेल लटक रही थी। उतरो, आदित्य ने कहा। जरीन और आंचल को लेकर वो अंदर गया। डाइनिंग टेबल पर पहले से 2 प्लेटें रखी थीं। खाना गर्म था, जैसे किसी ने पहले से अंदाजा लगा लिया हो कि मेहमान आने वाला है। जरीन ने पहली बार 2 रोटियों को कांपते हाथों से उठाया, बच्ची को गोद में लेकर उसे खाना खिलाया और फिर खुद भी थोड़ा सा खाया। उस रात खाना उसे रोटी से ज्यादा लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को सुकून दिया हो। खाने के बाद आदित्य ने कहा, ऊपर एक कमरा है, बच्ची के लिए दूध फ्रिज में है, आराम करो, सुबह बात करेंगे। जरीन ने एक पल उसे देखा। कोई लालच नहीं, कोई हवस नहीं, बस एक इंसान था जो शायद खुद भी अधूरा था। कमरे में जाने के बाद उसने पहली बार महसूस किया कि आंचल मुस्कुरा रही थी। बच्ची शायद समझ चुकी थी, मां को आज कोई फरिश्ता मिला है। लेकिन जरीन अब भी असमंजस में थी। कौन था ये आदमी? क्यों किया इसने ऐसा? और ये सब असली था या कोई जाल? कमरे की खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था, पर दिल के अंदर तूफान था। उस रात जो गाड़ी रुकी थी, शायद किस्मत की थी, लेकिन जरीन जानती थी, कहानी अभी शुरू हुई है। अगली सुबह की धूप किसी पुराने घाव की तरह खामोश थी, चमक रही थी, मगर जला नहीं रही थी। जरीन की आंख खुली तो सबसे पहले आंचल का चेहरा दिखा, शांत, बिना किसी डर के। पहली बार उसने अपनी बच्ची को इस तरह सुकून में सोते देखा। कुछ पलों तक वो बस उसे निहारती रही, फिर खिड़की से बाहर झांका। सामने बगीचे में आदित्य सरीन एक बेंच पर बैठा था, एक हाथ में फाइल, दूसरे में चाय। जरीन कुछ पल तक यूं ही उसे देखती रही, जैसे एक अजनबी के भीतर के राज को पढ़ना चाहती हो। वो नीचे आई, थोड़ी झिझक के साथ। उसके पैर अब भी हल्के डरे हुए थे, जैसे हर कदम पर कोई पुरानी चीख दब गई हो। सुप्रभात, आदित्य ने कहा, बिना उसकी ओर देखे। सुप्रभात, जरीन ने धीरे से जवाब दिया। बैठो, आदित्य ने दूसरी कुर्सी की ओर इशारा किया। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर आदित्य ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, पर तुम अकेली नहीं हो। जरीन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, आपने मुझे क्यों बचाया? आदित्य कुछ सेकंड्स तक खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि कोई एक था जिसे मैं नहीं बचा सका। उसकी आवाज टूट गई। पहली बार उसकी आंखें कमजोर लगीं, जैसे किसी बीते हादसे का बोझ अब भी वहां बैठा हो। मेरी बीवी अनवी एक एनजीओ चलाती थी। वो बच्चियों को रेड लाइट एरिया से निकालती थी। एक दिन एक गैंगवॉर के बीच फंस गई, गवाह बनने वाली थी। उन्हें यह मंजूर नहीं था। जरीन चुप रही। उसके पास उस दर्द का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसका अपना दर्द भी कुछ वैसा ही था, मगर एक औरत के जिस्म पर लहू के छींटे कुछ ज्यादा देर टिक जाते हैं। आदित्य ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जरीन ने गर्दन झुका ली, फिर बोलना शुरू किया। मेरी माँ एक स्कूल में सफाई करती थी और पापा कब के छोड़ गए थे। बचपन में गरीबी थी, पर इज्जत थी।
मां बहुत बीमार हुई, इलाज नहीं हुआ, मर गई। मेरे सौतेले भाई राशिद मिर्जा ने कहा कि वो मेरी देखभाल करेगा। उसके होंठ कांपने लगे, मगर उसने बोलना जारी रखा। मां के मरने के बाद हमारी पुश्तैनी जमीन का नाम मेरे नाम हो गया था। राशिद ने कहा कि वो सब संभालेगा जब तक मैं 18 की नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई, उसने सब बेच दिया। और जब मैंने सवाल किया तो उसने मुझे रेहाना आंटी के पास भेजा। एक दलाल थी। बोलता था, असली दुनिया यहीं से शुरू होती है। आंखों से आंसू बह निकले। मैं भागी कई बार, कभी मंदिर में छिपी, कभी ट्रेन में, फिर बच्ची हुई, आंचल, और अब बस सड़कों पर भीख मांगती थी। कोई रास्ता नहीं बचा था। आदित्य की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। क्या तुम्हारे पास उस जमीन के कोई कागज हैं? उसने पूछा। कुछ नहीं है, बस एक कॉपी थी जिसमें मां की उंगलियों के निशान और राशिद की फोटो थी, पर वो कॉपी भी रेहाना ने छीन ली थी। नाम राशिद मिर्जा। क्या वो वही है जो एमएलए अब्बास मिर्जा का कजिन है? जरीन ने हैरानी से देखा। हां, आप जानते हो उसे? जानता हूं नहीं, मगर उसके खिलाफ 3 एफआईआर मेरे टेबल पर आई थीं, लेकिन सबकी फाइल ऊपर से बंद हो गई। कुछ पलों तक चुप्पी रही, भारी लेकिन भरोसे की। एक वादा करूं? आदित्य ने कहा। क्या? तेरी बेटी को मैं बाप बनकर पालूंगा, तुझे तेरा हक दिलवाकर रहूंगा, लेकिन पहले खुद को संभालना सीखो, खुद पर यकीन करना पड़ेगा। जरीन की आंखें भर आईं, मगर इस बार वो आंसू डर के नहीं, किसी उम्मीद के थे। मैं क्या कर सकती हूं? तुम बस सच बताओ, बाकी मैं करूंगा। तभी घर के अंदर से फोन की घंटी बजी। आदित्य ने उठाया। हां सीमा, क्या पता चला? दूसरी तरफ उसकी सब इंस्पेक्टर सीमा नायर थी। आवाज सख्त और तेज थी। सर, राशिद मिर्जा का नाम एक एनजीओ के फर्जी ट्रांसफर केस में बार बार आ रहा है। कोई फ्यूचर इंडिया ट्रस्ट, जिसके नाम कई जगहों की जमीन ट्रांसफर हुई है, और ट्रस्टी में एक बड़ा मंत्री, एक बिजनेसमैन और एक रिटायर्ड जज शामिल हैं। आदित्य खामोश हो गया। आपके पास टाइम कम है सर, ये लोग बड़े हैं और चालाक भी। मैं अंडरकवर जाती हूं, कुछ दिन में रिपोर्ट दूंगी। ठीक है, आदित्य ने कहा। फोन रखा, और अब उसके चेहरे पर एक अलग सख्ती थी। अब ये सिर्फ एक औरत की लड़ाई नहीं है, उसने जरीन से कहा। अब ये सिस्टम से टक्कर है, और मुझे हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। जरीन ने पहली बार उसे गौर से देखा। सिर्फ एक अफसर नहीं था वो, ना ही कोई फरिश्ता। वो एक टूटा हुआ इंसान था, जो दूसरों को जोड़ने की जिद में था। उसने धीरे से कहा, अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तो हम दोनों को लड़ना है, तुम्हारे लिए, आंचल के लिए, और उन सब के लिए जिन्हें आवाज नहीं मिलती। बंगले की दीवारों में जैसे कोई हलचल हुई हो। 2 अधूरी जिंदगियां पहली बार एक ही मोड़ पर खड़ी थीं। तीसरे दिन सुबह जब आदित्य अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस की ओर रवाना हुआ, तो उसके चेहरे पर एक अलग किस्म की ताजगी थी। जैसे अब हर फाइल उसके लिए सिर्फ कागज नहीं, बल्कि जंग के मोर्चे बन चुकी थीं। उसके हाथों में अब सिर्फ पेन नहीं था, बल्कि हथियार था। भरोसे का, कानून का, और जरीन जैसी उन औरतों के आंसुओं का, जिनके पास आवाज नहीं थी। उसने जैसे ही एसएपी ऑफिस में प्रवेश किया, उसकी टीम की सबसे तेज अफसर, सब इंस्पेक्टर सीमा नायर, पहले से तैयार खड़ी थी। काले रंग की पैंट, हल्की नीली शर्ट, बाल सधे हुए, और आंखों में वही आग जो सिर्फ उन्हीं में होती है जो खुद कुछ खो चुके होते हैं। सर, मैंने राशिद मिर्जा और उसके राजनीतिक संबंधों की पूरी छानबीन शुरू कर दी है, सीमा ने कहा। और? आदित्य ने संक्षेप में पूछा। सिर्फ राशिद नहीं है इसमें सर। फ्यूचर इंडिया ट्रस्ट नाम का एक एनजीओ है, जिसके जरिए दिल्ली एनसीआर में कई जमीनें ट्रांसफर हुई हैं। वो भी उन लोगों की जो या तो बेसहारा हैं या जिनकी फाइलें कभी खुली ही नहीं। ट्रस्ट के नाम पर जमीनें हड़पी गईं और फर्जी दस्तावेज बनाए गए। कौन है ट्रस्टी? 3 मुख्य लोग, एक राज्य मंत्री गणेश राव, एक नामी व्यापारी हितेश ओबेरॉय और एक रिटायर्ड जज RN कौल। तीनों एक ही कॉलेज से पढ़े हैं और अब ट्रस्ट के नाम पर शहर की जमीनें खा रहे हैं। आदित्य के चेहरे की रंगत बदल गई। क्या तुम अंडरकवर जा सकती हो? पहले से तैयार हूं सर,
सीमा ने कहा, जैसे वो इस पल की प्रतीक्षा में जी रही थी। आदित्य ने उसे रेहाना बेगम की लोकेशन दी, वही दलाल जो जरीन को गुमराह करके उस गंदे धंधे में धकेल चुकी थी। सीमा को पता था वहां से शुरुआत होगी, लेकिन रास्ता सीधे नर्क में जाएगा। 4 दिन बाद सीमा ने खुद को प्रियंका के नाम से एक नई लड़की की तरह रेहाना के अड्डे में दाखिल किया। उसकी चाल, लहजा और पहनावा इतना असली था कि किसी को शक नहीं हुआ। रेहाना ने पहली ही नजर में उसे परखा। नहीं हो? जी। काम चाहिए। कितने दिन की भूखी हो? 3 दिन से सिर्फ बिस्किट खा रही हूं, सीमा ने अपनी आंखों में आंसू झोंकते हुए कहा। ठीक है, पहले समझ लो ये धंधा है। इज्जत से ज्यादा जरूरी है यहां जिंदा रहना, रेहाना ने कहा और फिर एक पुरानी फाइल खींची। यहां तुम्हारा नाम, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक लगेगा, फॉर्मेलिटी है। सीमा ने उस फाइल पर सरसरी नजर डाली और एकदम से उसका ध्यान एक नाम पर अटक गया, जरीन फातिमा। उसी फाइल में एक हस्ताक्षर, जिसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, फ्यूचर इंडिया ट्रस्ट को स्वेच्छा से जमीन दान करती हूं। सीमा का दिल धड़क उठा। यही वो कड़ी थी जिसकी तलाश थी, और इसके नीचे नोटरी की मुहर थी, RN कॉल रिटायर्ड जज। रात के 11 बजे सीमा ने आदित्य को कॉल किया। सर, मैं उस कमरे में हूं जहां सारी फर्जी फाइलें रखी गई हैं। मेरे पास ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, लेकिन जल्दी करना होगा, इन लोगों को शक हो गया है। आदित्य ने उसी वक्त टीम को भेजा, लेकिन सीमा खुद एक छुपे हुए कैमरे में उन लोगों की बातचीत रिकॉर्ड कर चुकी थी। राशिद मिर्जा की आवाज साफ थी। अब उस लड़की को खत्म कर देना होगा, केस बन गया है। गणेश राव और उसका वो पुलिसिया सरीन, वो हरकतों से वकील से ज्यादा गंदा लग रहा है। लगता है उसे भी ठंडा करना पड़ेगा। हितेश ओबेरॉय, सीधा कर देते हैं दोनों को और फिर केस को खुद की पार्टी की महिला मोर्चा के नाम ट्रांसफर करवा देंगे। क्या पता चुनाव में फायदा मिल जाए। सीमा के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था, पर वो जानती थी ये सब जरूरी है। उसके मोबाइल में अब वो रिकॉर्डिंग थी जो न सिर्फ कोर्ट बल्कि मीडिया को भी हिला सकती थी। दूसरी सुबह आदित्य और सीमा ने एक मीटिंग की, जिसमें सारे सबूतों को सिलसिलेवार रखा गया। सर, सीमा ने कहा, यह सिर्फ जमीन की साजिश नहीं है, यह सिस्टम के भीतर की सबसे गंदी परत है। ये लोग कोर्ट, पुलिस, अफसरशाही सबको खरीद चुके हैं। हमें इस केस को कोर्ट तक ले जाना होगा। मीडिया में लीक नहीं कर सकते अभी, आदित्य ने कहा, वरना ये लोग या तो सीमा को मार देंगे या कोर्ट से पहले ही सारे सबूत गायब कर देंगे। जरीन को आदित्य ने सब कुछ बताया। वो कांप गई, लेकिन बोली, आप मेरे साथ हो, यही काफी है। केस करिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। कोर्ट का सामना आसान नहीं होगा, आदित्य ने कहा, पर मेरी आंचल की आंखों में जो डर है वो किसी भी अदालत से बड़ा है। अब केस तैयार था। सीमा के पास सबूत थे, जरीन के पास सच्चाई और आदित्य के पास वो गुस्सा जो अब इंसाफ में बदलना चाहता था। लेकिन वो सब भूल गए थे। सामने जिनका सामना था वो ताकत सिर्फ पैसे या सत्ता की नहीं थी, वो उन चेहरों की थी जो वर्षों से हर सिस्टम में घुसे बैठे थे। अब ये जंग सिर्फ कागजों की नहीं रही, ये जंग थी जरीन के वजूद, सीमा की हिम्मत और आदित्य की जिंदगी की। और इस जंग में पहली चोट अभी बाकी थी। पिछले कुछ दिन जरीन के लिए किसी सपने की तरह गुजरे थे। एक ऐसा सपना जिसमें सड़क की धूल और बदबू की जगह अब एक साफ कमरा था, जिसमें बच्ची के लिए दूध था, पढ़ने के लिए किताबें थीं और चैन से सोने की रातें थीं। मगर सपनों को हकीकत बनने में वक्त लगता है, और दुश्मनों को यह रास नहीं आता कि कोई औरत जो कल तक झोपड़ी में भीख मांग रही थी, आज इंसाफ की बात करने लगे। उस दिन दोपहर जरीन ने आंचल को लेकर पास की ही मेडिकल दुकान से कुछ दवाइयां लीं। मामूली बुखार था बच्ची को। वापसी में जब वो बंगले से कुछ ही दूर एक सुनसान मोड़ से गुजर रही थी, तभी 2 काले कपड़े में लिपटे नकाबपोश बाइक सवार उसके सामने आकर रुके। नाम क्या है तेरा? उनमें से एक ने पूछा। जरीन घबरा गई। आंचल को और कसकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखें तुरंत आसपास भागने लगीं, पर वहां न कोई दुकान, न कोई आदमी, बस खाली सड़क और दूर तक पसरा सन्नाटा।
दूसरे ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, अगर तू कोर्ट गई तो तेरी बच्ची कभी स्कूल नहीं जाएगी, कब्रिस्तान जरूर जाएगी। फिर दोनों हंसे। वो हंसी नहीं थी, झड़ था। दोनों पलटे और बाइक पर हवा में उड़ते धुएं के साथ भाग गए। जरीन वहीं थर थर कांपती रही। हाथ से दवाइयों की पन्नी गिर गई। आंचल रो रही थी, पर जरीन अब खुद सुन्न थी। उस धमकी में जो कहा गया था वो शब्द नहीं थे, वो उसकी रूह में उतरने वाला झर था। रात तक आदित्य जब बंगले लौटा तो जरीन एक कोने में बैठी थी। बच्ची चुपचाप उसकी गोद में पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब तक डरी हुई थीं। क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। जरीन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बांह पर पड़े नाखूनों के निशान दिखाए, जो शायद उस डर में उसने खुद पर ही खींच लिए थे। किसने किया ये? आदित्य की आवाज में एक अलग आग थी। वो दो लोग थे, कह रहे थे कि अगर मैं कोर्ट गई तो आंचल को। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई, पर आदित्य समझ गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। सीमा, बंगले के बाहर प्रोटेक्शन बढ़ाओ। दो अज्ञात लोग जरीन को धमका कर गए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालो और पास के इलाके की तलाशी शुरू कराओ। सीमा की आवाज आई। ऑन इट, सर। पर आदित्य जानता था, ये शुरुआत थी। दुश्मन अब खुले वार पर उतर आया था। उसने आंचल को उठाया। बच्ची ने एक झटके से उसके गले में बाहें डाल दी। उसे सीने से लगाकर आदित्य ने कहा, अब ये सिर्फ केस नहीं रहा, अब ये मेरा अपना युद्ध है। अगली रात सब कुछ शांत था। बाहर दो गार्ड तैनात थे। बंगले के भीतर कैमरे लग चुके थे। लेकिन दुश्मन जब इरादा कर लेता है तो सुरक्षा भी बस दिखावा बन जाती है। रात के करीब 2:30 बजे, जब जरीन और आंचल सो रहे थे, बंगले के पिछले हिस्से में एक हल्का धमाका हुआ, जैसे किसी ने लोहे की ग्रिल काटने की कोशिश की हो। गार्ड भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक जलती हुई बोतल, जिसमें पेट्रोल और आग भरी थी, उड़ती हुई ड्राइंग रूम की खिड़की से अंदर आई और फर्श पर फट पड़ी। धुआं, आग, चीख, सब एक साथ उठे। जरीन आंचल को गोद में लेकर भागी, आंखों में धुआं, गले में चीखें और दिल में डर का तूफान। आदित्य उसी वक्त दौड़कर कमरे में आया, एक रजाई को पानी में भिगोकर आग पर फेंका और अपनी जैकेट में बच्ची को लपेट लिया। सीमा और उसकी टीम भी तुरंत पहुंच गई। आग बुझाई गई, पर वो आग सिर्फ दीवारों पर नहीं थी, अब वो दिलों में फैल चुकी थी। सर, ये हमला रुकने वाला नहीं, सीमा ने कहा। हम कोर्ट में जाएंगे तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। तभी तो जाना जरूरी है। इन लोगों को लगता है डर से सच मर जाएगा, पर अब डर नहीं, जवाब मिलेगा। अगली सुबह जरीन कोर्ट जाने के लिए तैयार हुई। उसने वही पुराना सूट पहना जो मां की आखिरी निशानी थी। बाल खुले थे, आंखें भरी हुई, पर आज उसकी चाल में डर नहीं था, एक किस्म की जिद थी। आदित्य ने उससे पूछा, तैयार हो? तैयार नहीं, अब मजबूर हूं। अगर अब भी ना लड़ी तो आंचल भी मेरी तरह किसी स्टेशन पर बैठी मिलेगी, किसी एसयूवी का इंतजार करते हुए। आदित्य मुस्कुराया। तुम अब अकेली नहीं हो। जरीन ने पहली बार उसका हाथ थामा, बिना झिझक, बिना डर के। बस एक वादा चाहिए, उसने कहा। क्या? अगर कुछ हो जाए तो आंचल को स्कूल जरूर भेजना। वो पढ़े और सीधा देखे, दुनिया की आंखों में। आदित्य ने सिर हिलाया। इस वादे के साथ मैं खुद को भी बदल दूंगा। जब गाड़ी कोर्ट की ओर बढ़ रही थी तो आसमान साफ था, लेकिन शहर के भीतर तूफान उठ चुका था। राशिद मिर्जा, मंत्री गणेश राव, व्यापारी ओबेरॉय और जज RN कॉल, इन सब की सांसें अब फाइलों में बंद नहीं थीं, अब वो सड़क पर थीं, लोगों की नजरों में थीं। जरीन को देखकर कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ हिकारत से, कुछ सहानुभूति से, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, अब वो उस इंसाफ की गवाही बन चुकी थी जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, सड़कों पर भी लिखा जाना जरूरी था। कोर्ट नंबर 7, दिल्ली सिविल कोर्ट। सुबह 10:15 की तिथि दी गई थी, लेकिन अदालती गलियारे में हलचल सुबह 8 बजे से ही थी। बाहर मीडिया वालों की भीड़ थी, हाथों में कैमरे, माइक और वो बेचैनी जो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के वक्त होती है। मगर अंदर कोर्ट रूम की फिजा में एक भारीपन था, जैसे कोई बहुत बड़ा राज आज उजागर होने वाला हो। जरीन फातिमा हल्के हरे रंग के सूट में
अपनी 3 साल की बच्ची आंचल को गोद में लिए कोर्ट के गेट से अंदर दाखिल हुई। उसके बगल में आदित्य सरीन था, फॉर्मल ड्रेस में, लेकिन आंखों में वही कड़क और यकीन जो एक ईमानदार अफसर की होती है। सबकी निगाहें जरीन पर थीं, कोई दया की नजर से, कोई घृणा से, लेकिन वो अब सिर्फ देख रही थी, डर नहीं रही थी। विरोधी पक्ष का वकील, नाम था आलोक खन्ना, दिल्ली के सबसे शातिर वकीलों में से एक। चेहरे पर मुस्कान और भाषा में झर, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पहले नजरों से निगल रहा हो। जज ने फाइलें पलटीं और केस की सुनवाई शुरू हुई। महोदय, आलोक खन्ना ने कहा, आज हम एक केस की नहीं बल्कि एक ड्रामे की सुनवाई कर रहे हैं। एक औरत जो खुद स्वीकार चुकी है कि वो सड़क पर भीख मांगती थी, आज कह रही है कि एक ट्रस्ट ने उसकी जमीन हड़प ली। वो आगे बढ़ा और फिर अपनी बातों में झर घोलते हुए बोला, ये महिला एक पुलिस अधिकारी के संरक्षण में रही है, एक ही घर में, बिना किसी वैधानिक संबंध के। क्या हम इसे समाज सेवा माने या अत्यधिक आत्मीयता? कोर्ट में फुसफुसाहट गूंज उठी। क्या यह संभव नहीं कि आदित्य सरीन इस महिला से व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव रखता है और इसी कारण यह केस बनाया गया है? और क्या यह भी संभव नहीं कि यह बच्ची इस अफसर की ही हो? जरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। कोर्ट की गैलरी में बैठे लोग कानाफूसी करने लगे। बच्ची ने कुछ न समझते हुए मां का चेहरा देखा। उस नजरों में एक अजीब मासूमियत थी, जैसे पूछ रही हो, मां, ये लोग क्या कह रहे हैं? आदित्य ने अपने वकील से कहा, कुछ मत बोलो अभी, इसे बोलने दो, जितना नीचे गिरेगा उतना ही ऊंचा उठेंगे हम। आलोक खन्ना ने सबूत के तौर पर एक तस्वीर पेश की, जिसमें आदित्य और जरीन एक मंदिर के बाहर खड़े थे, बच्ची को गोद में लिए हुए। ये देखिए, उसने चिल्लाकर कहा, क्या ये एक संरक्षक की तस्वीर है या एक परिवार की? जज ने आदित्य से पूछा, क्या आप इस महिला के साथ रहते हैं? आदित्य खड़ा हुआ। उसकी आवाज स्थिर थी। जी हां, मैं इस महिला और उसकी बच्ची के साथ पिछले कुछ समय से एक ही छत के नीचे हूं, लेकिन इसका कारण व्यक्तिगत नहीं, मानवीय है। क्या आप उसे पसंद करते हैं? आदित्य रुका, फिर कहा, मैं उसे सम्मान करता हूं, और यदि सम्मान करना इस देश में अपराध है तो मुझे सबसे पहले सजा दीजिए। पूरा कोर्ट खामोश था। आलोक खन्ना फिर खड़ा हुआ। ठीक है, अब मैं जरीन फातिमा से सवाल करूंगा। वो जरीन के पास आया। क्या यह सच है कि आपने खुद एक फॉर्म साइन किया था जिसमें आपने अपनी जमीन फ्यूचर इंडिया ट्रस्ट को दान की थी? जरीन ने कहा, मुझे सिर्फ उंगलियों के निशान लगाने को कहा गया था। आपको पढ़ना आता है? नहीं। तो कैसे कह सकती हैं कि आपने क्या साइन किया? कोर्ट एकदम सन्न। एक पल को लगा जैसे पूरा केस पलट जाएगा, लेकिन तभी आदित्य ने सिर झुकाया और इशारा किया। सीमा नायर कोर्ट रूम में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक लैपटॉप था और एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट फोल्डर। जज ने पूछा, क्या आपके पास कुछ सबूत हैं? सीमा ने कहा, जी, मेरे पास एक स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग है जिसमें मंत्री गणेश राव, व्यापारी हितेश ओबेरॉय और राशिद मिर्जा खुद कहते सुने जा सकते हैं कि कैसे उन्होंने फर्जी एनजीओ के जरिए जमीनें हथियाईं और कैसे उन्होंने जरीन को जान से मारने की धमकी दी थी। सीमा ने कोर्ट की अनुमति से वीडियो ऑन किया। स्पीकर से साफ आवाजें गूंजने लगीं। गणेश राव, वो लड़की अगर कोर्ट पहुंच गई तो केस लीक हो जाएगा, मार डालो। हितेश ओबेरॉय, सीबीआई के हाथ में आने से पहले कुछ कर दो, नाम मिटा दो उसका। राशिद मिर्जा, मैंने ही तो भेजे थे लड़के उसको धमकाने, पुलिसिया भी अब लिस्ट में है। कोर्ट में जैसे बिजली सी गिर पड़ी। आलोक खन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। उसका हाथ कांपने लगा। जज ने गवर्नमेंट लॉयर की ओर देखा। आप इस पर क्या कहते हैं? सरकारी वकील खड़ा हुआ। महोदय, इन सबूतों को देखते हुए ये केस सिर्फ एक सिविल विवाद नहीं रहा, ये अब जनहित याचिका के अंतर्गत आता है। मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। जज ने कुछ देर तक दस्तावेज पलटे, फिर कहा, कोर्ट इस केस को राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला सम्मान के दायरे में मानते हुए सीबीआई को सौंपता है। दोषियों के नाम कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे और जांच शुरू होगी। पूरे कोर्ट रूम में शांति थी, मगर ये वो शांति नहीं थी जो डर की होती है। ये वो शांति थी जो तूफान के बाद आती है। लेकिन तभी ढाएं,
बाहर एक गोली चली। लोग भागने लगे। चीख पुकार मच गई। सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़े। आदित्य जरीन और आंचल को अपनी छाती से लगाकर नीचे झुक गया। सीमा ने दौड़कर बाहर देखा। एक आदमी बाइक पर भाग रहा था और भीड़ में एक इंसान जमीन पर गिरा पड़ा था, सिर से खून बहता हुआ। सीमा ने चीख कर कहा, सर, गोली किसी और को नहीं, आपको लगी है। अस्पताल का आईसीयू सुबह के 4 बज रहे थे। सफेद दीवारों के बीच पीले पड़ते बल्बों की रोशनी में आदित्य सरीन की धड़कनें मॉनिटर पर चल रही थीं, कभी धीमी, कभी तेज। एक गोली उसकी छाती के पास लगी थी, हड्डी को छूती हुई पार गई थी। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ग्लास के पार आईसीयू के बाहर जरीन एक बेंच पर बैठी थी। आंचल उसकी गोद में सो रही थी, लेकिन उसकी खुद की आंखें जागी हुई थीं और भीगी हुई भी। उसी कोने में सीमा नायर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब वो अफसर वाली सख्ती नहीं थी। अब उसमें एक दोस्त की चिंता थी, एक इंसान की थकान थी। वो बच जाएंगे ना? जरीन ने कांपती आवाज में पूछा। सीमा ने कहा, बचेंगे। आदित्य, सरीन इतने कमजोर नहीं है। गोली उन तक पहुंची है मगर हरा नहीं पाई। जरीन ने धीरे से आदित्य को देखा। नाक पर ऑक्सीजन मास्क, सीने पर पट्टी, पर माथे की शिकन अब भी वही थी, जैसे होश में न रहते हुए भी वो लड़ रहा हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? जरीन ने पूछा, एक ऐसी आवाज में जो डर से नहीं, मोह से निकली थी। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें अब टूटना नहीं है, क्योंकि जब वो उठेंगे तो उन्हें सबसे पहले तुम्हारी जरूरत होगी। 3 दिन बाद आदित्य की आंखें खुलीं, छत पर नजर गई, फिर धीरे धीरे जरीन का चेहरा दिखाई दिया, थकी हुई लेकिन सजीव। तुम ठीक हो? आदित्य ने धीरे से पूछा। आपको यह सवाल करना चाहिए था खुद से। मैं तो हमेशा से ठीक था, जब से तुम आई। आदित्य ने आंचल की ओर देखा। बच्ची खिड़की के पास बैठी थी, खिलौने से खेलती हुई। ये हंस रही है, उसने कहा। हां, क्योंकि उसे पता है कि उसका हीरो जाग गया है। आदित्य हंस पड़ा, दर्द के बीच भी एक मुस्कान। हम केस जीत गए? उसने पूछा। हां, जरीन ने कहा। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। राशिद मिर्जा, गणेश राव, ओबेरॉय और जज कौल, सबके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकल गए हैं। मीडिया में केस की गूंज फैल चुकी है। आप आज भी सिस्टम की आखिरी उम्मीद हैं। और तुम? मैं अब सिर्फ जरीन नहीं रही साहब, अब मैं उस इंसाफ की मिसाल बन चुकी हूं जिसे लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। 1 महीना बाद दिल्ली की उसी कोर्ट में जहां जरीन की इज्जत को सरेआम उछालने की कोशिश की गई थी, आज फिर भीड़ थी। लेकिन आज कोई विरोधी पक्ष नहीं था, कोई अपमान नहीं, आज सिर्फ सम्मान था। सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी थी। ट्रस्ट के नाम पर चल रहा सालों पुराना रैकेट टूट चुका था। हजारों जमीनें अब असली मालिकों को वापस मिलने वाली थीं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर थी, वो कोई कानूनी फैसला नहीं था। आदित्य सरीन पुलिस के यूनिफॉर्म में जरीन के सामने खड़ा था। जरीन, उसने कहा, मैंने तुम्हें एक इंसान की तरह देखा, सुना और फिर चाहा भी, मगर उस चाहत में कभी भी तुम्हें कम समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी बेटी को मैंने बेटी की तरह सीने से लगाया और तुम्हारे आंसुओं को अपनी जिम्मेदारी समझा। इसलिए आज मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक नाम देने आया हूं। एक ऐसा नाम जिसमें कोई दाग नहीं, कोई हिसाब नहीं, सिर्फ इज्जत हो। कोर्ट के अंदर सन्नाटा था। सबके चेहरे जमे हुए थे, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। जरीन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी की तरफ देखा। आंचल मुस्कुरा रही थी। फिर उसने आदित्य की आंखों में देखा। वहां कोई वासना नहीं थी, कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ विश्वास था। उसने सिर झुकाकर कहा, हां। शादी कोर्ट में ही हुई। कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई घोड़ी नहीं, सिर्फ 2 लोग थे, एक बच्ची थी और कुछ ऐसे अफसर जो आज भी वर्दी को ईमानदारी की तरह पहनते हैं। साइन करने के बाद जरीन ने पहली बार आदित्य से पूछा, आपको कभी अफसोस होगा एक वेश्या से शादी करने का? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। तुम वेश्या नहीं हो जरीन, तुम वो मां हो जिसने अपनी बेटी के लिए सड़कों से लड़ाई की। तुम वो औरत हो जिसने अपने जिस्म पर नहीं, अपने जज्बे पर भरोसा किया। और मैं
खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि तुम्हें जीवन साथी बना पाया। शाम को आदित्य के बंगले में अब वो पुराने दर्द की दीवारें नहीं थीं। अब वहां एक बच्ची की खिलखिलाहट थी, रसोई से उठती रोटियों की महक थी और दो अधूरी आत्माओं का संगम था। आंचल अब स्कूल जाने लगी थी। पहले दिन वो स्कूल बैग लेकर जब दरवाजे से निकली तो जरीन की आंखें भर आईं। आज मेरी बेटी समाज की नजरों से नहीं, किताबों की नजरों से देखेगी, उसने कहा। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। जरीन अब दिल्ली महिला आयोग की सदस्य बन चुकी थी, अपने जैसे लोगों की आवाज बनकर। आदित्य का ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन जहां गया वहीं उम्मीद का दूसरा नाम बन गया। और आंचल, वो अब खुद कहानियां लिखती है। एक किताब आ चुकी है उसकी, नाम है मां ने कहा था, डर से नहीं, सच से लड़ो।